हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज दरबार। आप सभी को पता है कि आपकी ग्रुप डी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आने वाली हैं। तो आज हम क्या करेंगे, ग्रुप डी में अपने रीजनिंग के सेकंड सेट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको स्पेशल फोकस करना चाहिए, जो आपको रीजनिंग में क्या कर पाएंगे, अच्छा नंबर दे पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात यह है, जीएस का सिलेबस कभी भी डिफाइंड नहीं रहता है। बहुत वास्ट सेक्शन है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। मैथ और रीजनिंग बस दो आपके ऐसी चीज़ें हैं जो फिक्स हैं कि इनमें आप स्पेशल मेहनत इन टॉपिक्स पे या फिर स्पेशल क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्पेशल कहने का मतलब आप अपनी तैयारी के लेवल को एक एक्सटेंट से ऊपर लेके जाके अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, आप सभी को पता है। तो आइए बात करते हैं अपने इस सेट के बारे में, इस सेट के सारे क्वेश्चंस के बारे में, फिर बात करेंगे अपने पैटर्न के बारे में। आप सभी को बता दूं कि ये आपका एनटीपीसी का पेपर था। एनटीपीसी प्री का क्या था, पेपर था जिसमें आए हुए रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत हैं और एक असंगत है। आपको असंगत शब्द का क्या करना है, चयन करना है। आपका पहला ऑप्शन है पिरामिड, दूसरा वृत्त, तीसरा घनाभ और चौथा बेलन। आप सभी ने 2D और 3D फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि पिरामिड, घनाभ और बेलन ये क्या है, 3D फिगर्स हैं। और इसमें वृत्त एक ऐसा है, बस क्या है, जो 2D फिगर है। वृत्त बस आपका क्या है, कैसा 2D फिगर है, इसीलिए इसमें असंगत कौन हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि 2D और 3D फिगर में आप बेसिक अंतर ऐसा समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम बाहर देख सकते हैं, अपने आसपास की दुनिया में पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, 3D फिगर्स होती हैं। बाकी जिन चीज़ों को हम पेपर्स पे बस ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, 2D फिगर होती हैं। आते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन कथन एवं पूर्वाधारणा का है। आपको पता है कि 2018 में जो पेपर या फिर 2018 के फॉर्म के तहत जो पेपर हुए थे, उसमें ये टॉपिक बहुत फेवरेट रहा था रीजनिंग में, ग्रुप डी का। तो आइए आज देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पे। एनटीपीसी में भी पूछा गया, मतलब इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाने श्योर हैं। कहा जा रहा है कि गांव एक्स में कुछ और अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है। एक कोई गांव एक्स है, वहाँ पे कुछ और अस्पताल खोलने की बात की गई है, ये कथन कहा गया है। आगे इसकी पूर्वाधारणाएं फिर धारणाएं देखते हैं। पहला धारणा है कि गांव एक्स में मौजूद अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। देखिए, अगर आप बात करें कि गांव एक्स में अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है, तो यदि लोगों को आवश्यकता नहीं होगी तो गांव में अस्पताल खोले क्यों जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो अभी वर्तमान में अस्पताल हैं, उनकी संख्या आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी पहला कथन तो पूर्व तरीके से क्या है, पूरी तरीके से निहित है उसमें। अगर दूसरे की बात करें तो अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गांव में इस ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल खोलने से स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को मदद कैसे मिलेगी, या फिर ये स्वास्थ्य सेवा संस्थान क्या है, इनके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है, या फिर प्रश्न में इनकी बात भी नहीं कही गई है। तो दूसरा कथन आपका क्या होगा, निहित नहीं होगा। जो अगर हम अस्पताल खोलने की बात करेंगे तो मरीजों की संख्या अगर अधिक होती है, हम तभी अस्पताल खोलने की बात करेंगे। बाकी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को मदद देने के लिए अस्पताल खोलने की बात नहीं कही गई है। तो इसमें केवल क्या है, धारणा एक क्या है, निहित है, मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं, एक असंगत है, आपको असंगत का चयन करना है। पहला है राजमार्ग, दूसरा है सड़क, तीसरा है स्तंभाधार, चौथी है गली। देखिए, ये सभी किसी न किसी क्या हैं, चलने के साधन के या फिर चलने के फॉर्म में हैं। स्तंभाधार जो होता है, जो किसी स्तंभ का, किसी पिलर का जो आपका आधार होता है, जिससे थोड़ा बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभाधार कहते हैं। इसके ऊपर मान लीजिए आपकी छत वत या फिर बाकी सारी चीज़ें आपको इसे बना देनी है, तो ये जो स्तंभ होते हैं कई सारे, इसके जो आधार होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्तंभाधार कहते हैं। तो इनसे आपकी बात नहीं कही गई है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये फिगर आपने वेन डायग्राम में भी देखा होगा। इसमें बात कही गई है, शायद आपको सही से दिखे ना, मोची, आदमी, जूता और फुटवियर की। अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि आदमी के अंदर क्या हो जाएगा, मोची आ जाएगा, और फुटवियर के अंदर क्या आ जाएगा, जूता आ जाएगा। मतलब इसका क्या, सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये फिगर एंड नंबर का क्वेश्चन है। आपको फिगर एंड नंबर और नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देने हैं, क्योंकि टीसीएस ने एसएससी के जितने भी आप सेट्स उठा के देख लीजिए, उसमें फिगर एंड नंबर और नंबर सीरीज पे अच्छे से काम किया है। इसमें देखिए आपका गिवन है 4, 5 और 12, 8
अगले में है 5378 और अगले में है 64 और क्वेश्चन मार्क 12। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार रोक के इनको सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा। आइए मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 × 5 और 12 + 8 का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो 4 × 5 = 20 और 12 + 8 20। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 = 15 और 7 + 8 कितना हो जाता है, 15। अगले का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और हमें इसको क्या करना है, 24 बनाना है। तो इसमें हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 में 16 ऐड करना पड़ेगा। तो 16 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन भी फिगर है नंबर का ही है। आइए इसको देखते हैं क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप अच्छे से देखिए तो 3 7 6 2 2 5 2 15 25 6 2 29 5 3 12 और 4 और क्वेश्चन मार्क आपको दिया है। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को एक बार लगा चुके होंगे या फिर एक बार आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम 3 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और 2 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 9 + 4 यानी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 6 + 7 कर दें तो भी कितना आ जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। अगले में देखिए 2 का स्क्वायर और 6 का क्या कर दें, स्क्वायर, तो 4 + 36 वैल्यू 40 के इक्वल और 15 + 25 वैल्यू कितने के इक्वल, 40 के इक्वल। अगले में भी सही काम, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, ये 25 + 4 29, 20 + 9 कितना, 29। अगले में ही 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 का स्क्वायर कितना, 16, वैल्यू आ जाएगी 25 के इक्वल। और आपको 12 में कितना ऐड कर दें कि क्या हो जाए, 25 बन जाए, तो उसमें आपको 13 ऐड करना पड़ेगा। तो 13 यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले अगर आपको उस संख्या का चयन करना है जो क्या आ जाएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी और संख्याएँ उसी तरीके से क्या है, जैसे पहली दूसरी से, तीसरी चौथी से संबंधित है, उसी तरीके आपको 5वीं संख्या से संबंधित 6वीं संख्या को लेके आना है। देखिए 7 में अगर 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब 7 से एक प्लस नंबर का, यानी n × n+1 जैसा फॉर्म, n की वैल्यू पे आपको क्या दिया है, 7 दिया है। तो 7 × 8 56, 8 × 9 कितना हो जाएगा, 72, 9 × 10 कितना आ जाएगा, एक बड़ा 90 आ जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहे किसी कुछ भाषा में टेंशन को क्या करते हैं, 18 3 12 17 7 1 3 1 2 लिखा जाता है। तो कोड भाषा में मारुति को कैसे लिखेंगे, आपको पता है 20, टी के लिए 20, 5 14 19 9 15 और 14, ये टेंशन के लिए क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। और अगर इसको लिखने की बात करें तो आपको 18 3 12 17 7 13 12 के फॉर्म में लिखा हुआ मिला, मतलब 18 20 से -2, 5 से -2, 14 से -2, 19 से -2, 9 से -2, 15 से -2, 14 से -2, ये लगातार आपका हो रहा है। मारुति की अगर बात करेंगे तो मारुति के लिए जो आपका कोड आएगा MARUTHI 13 1 18 21 20 8 एंड 9। आप सभी क्या करिए, कोई भी सेंटेंस जो आपको मिले इंग्लिश का, उसके नीचे इन नंबर्स को लिख के प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये चीज़ें भूले ना और किसी ट्रिक या फिर बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा। 13 से 2 सबसे करेंगे 11, 1 से करेंगे 25, अगले में आपका आ जाएगा 16। आइए अब क्वेश्चन पे सीधे देख लेते हैं, अपने ऑप्शंस को भी एक बार एनालाइज कर देते हैं। तो 25 बस एक ही ऑप्शन में है, सेकंड प्लेस पे, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आपका यहाँ भी 25 आ रहा था, इसमें आपका 11 है या फिर 7 है, इसमें 11 है, इसमें 11 है, 16 है, 19 है, 25 लेके आना था, तो बस एक ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पहले की क्वेश्चन है और लगातार SSC या फिर TCS के एग्जाम में इनको पूछा जा रहा है। एग्जैक्टली अभी तक जिन टॉपिक्स को रीजनिंग में हम छोड़ देते हैं, वही टॉपिक्स हमसे क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कह रहा है ABC 3 क्या हैं, व्यक्ति हैं, A है, B है, C है। ये हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी के क्या हैं, लेखक हैं। इनका उसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, वो अलग बात है। नीचे कथन को आपको ध्यान से पढ़ना और आपको बताना है कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से तार्किक रूप से कौन सा सही है। पहला क्या है, C अंग्रेजी में नहीं लिखता है, यानी C जो आपका है वो इंग्लिश में नहीं लिखता है। आगे देखते हैं, निबंधों की पुस्तक आपकी किस में है, पंजाबी में है। अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक ने क्या जीता है, पुरस्कार जीता है। A उपन्यासकार है, देखिए बात सही हो रही है, A आपका क्या है, उपन्यासकार है। C के बारे में कहा गया है कि C अंग्रेजी में नहीं लिखता है
और कविताएं किस में हैं? अंग्रेजी में। कविता हैं और किस में हैं? अंग्रेजी में है। तो ए तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए उपन्यास लिखता है। सी इसलिए नहीं होता क्योंकि सी इंग्लिश में नहीं लिखता है। यानी बी आपका क्या लिखता है? कविताएं लिखता है। और किस लैंग्वेज में लिखता है? अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखता है। आप जाते हैं हम सीधे सीधे अपने ऑप्शंस पे। ये हमारे ऑप्शंस यहाँ से शुरू होते हैं 1 2 3 4। बी हिंदी में कविताएं लिखता है। जी नहीं, बी कविताएं तो लिखता है किंतु अंग्रेजी में लिखता है। ए पंजाबी में निबंध लिखता है और इसमें आपका कूट नहीं दिया हुआ था, बस एक ही चीज़ सही था। अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ए तो उपन्यास लिखता है ना, फिर किसी भी लैंग्वेज में लिखे, ये भी एलिमिनेट हो गया। सी अंग्रेजी में कविताएं लिखता है, महोदय सी अंग्रेजी में लिखता ही नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बी अंग्रेजी में कविताएं लिखता है, इसको हम लेके भी आए हैं और ये हमारा क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन बी अंग्रेजी में कविताएं लिखता है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, आपको फंसाने की हर एक संभव कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक के ट्रेंड में कहीं भी एसएससी या फिर एनटीपीसी या फिर आरआरसी को ही ऑप्शंस पे काम करते नहीं देखा गया है। तो आप इस बात का क्या कर सकते हैं? फ़ायदा उठा सकते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक वर्तमान में पिता की आयु उसके बेटे के आयु की क्या है? 3 गुनी है। 13 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बेटे की वर्तमान आयु को क्या करना है? ज्ञात करनी है। हम पिता की आयु को x मान लेते हैं, बेटे की आयु को क्या करते हैं? y मान लेते हैं। यहाँ कहीं लिख लेते हैं, पिता को x मान लिया और बेटे को क्या कर दिया? y मान लिया। आप f और s के फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। 3/1, पिता की आयु कितनी है? 3 है और बेटे की आयु कितनी है? 1 है। ये रेशियो आ गया। 13 साल बाद पिता की आयु हो जाएगी 13 प्लस x प्लस 13 और बेटे की भी आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 13 के इक्वल हो जाएगी। और आगे देखें तो इसमें कह रहा है कि आयु अब क्या हो गई है? 2 गुनी हो गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x प्लस 13 इजिकल टू 2y प्लस कितना? 26। आपको यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा x इजिकल टू कितना? 3y। और y किसके लिए है? बेटे के लिए है। आपको आयु किसकी निकालनी है? बेटे की निकालनी है। मतलब आप इससे यहाँ पे x को एलिमिनेट करके y के फॉर्म में डील कर लीजिए। तो x को हटाएंगे तो x यहाँ हम लिख सकते हैं 3y प्लस 13 इजिकल टू 2y प्लस कितना? 26। सॉल्व करेंगे 2y का, इसको इधर लेके जाएंगे तो y इजिकल टू कितना? 26 माइनस कितना? 13। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 के इक्वल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 13 वर्ष क्या आ जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी कूट भाषा में MUFASA को मुफासा को UMAFAS लिखा जाता है। तो आपसे पूछा सोनेट को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए डबल डबल के फॉर्म में MU को UM, FA को AF और SA को क्या किया गया? AS के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो SO को OS, डबल N उसी फॉर्म में रहेंगे और ET को TE के फॉर्म में क्या कर दिया जाएगा? लिख जाएगा। तो देखते हैं इसमें सही ऑप्शन आपका कौन होने वाला है। तो OS डबल N TE सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं A B C D E और F। एक घर के नवीकरणीकरण की पारिवारिक परियोजना पर एक टीम के फॉर्म में काम कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया गया है। आगे कहा गया है कि A B का पुत्र है और उसे फर्श निर्माण का कार्य दिया गया। B C की बहन है और उसे पानी से संबंधित कार्य दिया गया। C D की पत्नी है, उसे विद्युत संबंधी कार्य दिया गया। D को नींव संबंधी कार्य दिया गया और उसके पुत्र E को आंतरिक सज्जा संबंधी कार्य दिया गया। आगे कह रहा है F जो कि D का भाई है, उसे छत संबंधी कार्य दिया गया। आपसे पूछा ए के चचेरे भाई को क्या मिला? आइए इसको बनाते हैं। देखिए, इसको बनाने का सबसे सही जो तरीका हो सकता है आप यहाँ से देख सकते हैं, E और D से स्टार्ट कर सकते हैं। D का पुत्र आपका कौन है? E, और E को आंतरिक सज्जा का कार्य दिया गया है। आंतरिक सज्जा का कार्य क्या किया गया? दिया गया है। अगर D की बात करें तो D को क्या किया गया है? नींव संबंधी कार्य दिए गए हैं। नींव संबंधी कार्य दिए गए हैं। C जो है वो कि D की क्या है? पत्नी है और उसे विद्युत संबंधी कार्य दिया गया है। हम C को यहाँ बना लेते हैं। C चूँकि फीमेल है इसके लिए इसके निगेटिव लगा दिया और ये उसका पति है इसलिए पॉजिटिव लगा दिया। इसे आपका क्या किया गया है? C D की पत्नी, उसे विद्युत संबंधी कार्य दिया गया है। C को क्या किया गया? विद्युत संबंधी कार्य दिया गया है। आगे अगर बात करें तो B जो है वो C की क्या है? बहन है और उसे पानी की समस्याओं से संबंधित कार्य दिया गया है। इसको आप कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ भी करके बना दीजिए। बस याद रखिए यहाँ भी कहीं करके बना दीजिए। बस सेम जगहों पे आप बनाएं। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं उसको ऊपर बना रहा हूँ। बाकी सेम जनरेशन को सेम लाइन में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो B क्या है? C की बहन है और उसे पानी से संबंधित क्या किया गया है? कार्य दिया गया है। आगे बात करें तो B जो है वो A का क्या है? पुत्र है और उसे फर्श संबंधी कार्य क्या किया गया है? दिया गया है। B इसमें मेल होगा। B आपका क्या है? A का पुत्र है। A का पुत्र कौन है? A का पुत्र आपका कौन है? B है
और उसे क्या किया गया था, पानी संबंधी कार्य दिया गया था। ए का पुत्र बी, बी को पानी संबंधी कार्य दिया गया है, बी की बहन है। अब यहाँ से देखिए, ए को क्या किया गया है, फर्श निर्माण का कार्य दिया गया है। बी का पुत्र कौन होगा, ए होगा। ये मैं ऊपर बना था, ये गलत है। बी का पुत्र कौन होगा, ए होगा। अगर हम सी को यहाँ रखते और बी उसका क्या है, भाई है, तो बी को भी यहाँ ही रखते, सेम लाइन में रखते, सेम जनरेशन के रिश्ते हैं। और इसका पुत्र कौन है, ए जो है वो बी का क्या था, पुत्र था। ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ये इस जनरेशन के लिए आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया ए के चचेरे भाई को कौन सा कार्य दिया गया। अब ए का चचेरा भाई कौन हो जाएगा, ई। चचेरा का कहने का मतलब उसका है कि मैटरनल ब्रदर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चूँकि ये देखिए, अगर हम बात करें ई को, तो ये ए के किसका है, ए की ये क्या है, बुआ हो गई। ये बुआ का पत्नी है, ये बुआ का क्या है, पति है। चूँकि बी क्या है, ए का पिता था। सी क्या है, बी की बहन है, तो सी क्या हो जाएगी, उसकी बुआ हो जाएगी। सी का पति ए का फूफा, और उसके लड़का जो हुआ, ए के फूफा का जो लड़का होगा वो उसका क्या होगा, मैटरनल ब्रदर ही होगा। तो ए के जो फूफा है, फिर उसका जो लड़का है या फिर उसका चचेरा भाई है, वो कौन होगा, ई होगा। और आपसे पूछा था कि ई को कौन सा कार्य दिया गया है, तो ई को आंतरिक सज्जा संबंधी क्या किया गया है, कार्य दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है कि इसको क्या करना है, आपको उसी क्रम में लगाना है जिस क्रम में ये अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले वर्ड की, तो सबसे पहला वर्ड आपका क्या आ जाएगा, ए बी ए सी के, क्योंकि ए बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अगले वर्ड की बात करें तो आ जाएगा ए बी आई डी ई, ये आ जाएगा। और अगले वर्ड की बात करें तो ए बी ओ डी ई आ जाएगा। और अगला वर्ड क्या आ जाएगा, ए बी ओ आर आई जी आई एन ए एल, ये आ जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा, सही आपका व्यवस्था हो जाएगा। इसके लिए मैंने ऑप्शन नहीं किया, आप इसको ऑप्शन से जा सकते हैं, वहाँ पे कोड आपको दिया होगा 1 2 3 4 3 2 1 2 ऐसा करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्या हैं, भाई हैं। ए और बी आपके क्या हैं, भाई हैं। आगे कह रहा है सी और डी उनके क्या हैं, मामा हैं। चूँकि मामा एक जनरेशन ऊपर होते हैं तो उसको हम ऊपर बनाते हैं। सी और डी उनके क्या हो गए, मामा हो गए। आगे कह रहा है ई जो है वो डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन है, ई। इसको आप माइनस करके रख दीजिए। और एफ़ की भाभी है। एफ़ की भाभी कौन है, ई जो है वो एफ़ की क्या है, भाभी है। अब एफ़ की भाभी तभी हो सकती है या तो इनका कोई बहन हो या तो इनकी क्या हो, भाई हो। होगा भी तो सेम ही जनरेशन में आएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, यहीं लिख देते हैं, इसको गोले में रख देते हैं याद रखने के लिए कि ये इसका पति या फिर ऐसा कुछ नहीं है। उसका पति कौन है, डी है। ई का पति कौन है, डी है। एफ़ क्या है, एफ़ की भाभी कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। एफ़ जो है वो जी की क्या है, इकलौती बेटी है। इसको आप यहाँ कहीं बता लीजिए, जी की क्या है, इकलौती बेटी कौन है, एफ़ है। फिर आगे कह रहा है जी क्या है, बी की नानी है। अगर जी आपकी क्या है, बी की नानी है, तो आपका ये बात तो पता चल जाएगा, ये दोनों मामा हैं। मामा के लड़के होते तो वो दादी होती, और इसे नानी बनना है। नानी बनने के लिए ज़रूरी है कि वो जो लड़की होगी उसकी क्या होगी, वो पुत्री होगी। और उसे कहा भी है कि वो उसकी इकलौती बेटी है। अगर ये बी की क्या है, नानी है, तो जी की जो लड़की होगी यानी एफ, वो बी और ए की क्या होगी, माँ होगी। तो आपसे पूछा है कि एफ़ का ए से क्या संबंध है, तो एफ़ ए की क्या निकल के आएगी, माँ निकल के आएगी। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आसान सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। यह आ जाएगा 18 - 6 - 4 माइनस आप 8 में से क्या करेंगे, 8 + 3 करेंगे, पहले एडिशन होता है। 8 + 3 करेंगे 11 आ जाएगा। 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। ये हो गया 18 - 6 - 4। आप इसको ओपन करेंगे तो 4 में से 4 - 5 आ जाएगा ये। अगले में 18 - 6 -1 ये हो जाएगा। तो 18 - 6 + 1 आप इसको ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 + 1 19। 19 में से सिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है, ये आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं अभी पॉज करके देख रहा था, ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है। अब वहाँ पे भी इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये ब्रैकेट अभी क्या है, क्लोज है, इसलिए पहले संक्रिया इसके अंदर होगी। तो यहाँ पे 13 ना आके आपका क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट अभी भी क्लोज लगेगा। 6 + 1 कितना आ जाएगा, 18 - 7 आ जाएगा। यहाँ पे पहले एडिशन हो जाएगा इसका, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस। तो 18 में से 7 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, 11 होने वाला है, 13 नहीं होने वाला है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैंने ब्रैकेट्स का थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं ब्रैकेट्स के साथ गलत डील कर रहा हूँ। चूँकि मैं ये पेपर आपके सामने ही यहाँ बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ। बस कुछ क्वेश्चन मैंने 1-2 क्वेश्चन जो थे टफ थे उनको बस
पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है, बाकी ये पेपर सेट मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। आ गया था अपने अगले क्वेश्चन पे। हमसे कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा। आपका B9U E16R S25O है। आप देख रहे हैं 9 देन 16 देन 25, अगले में पक्का क्या आने वाला 36 आने वाला है। चूँकि दो ऑप्शन में क्या है 36 है, तो हम और देख लेते हैं। B2E 3 का एक्सटेंशन हुआ, फिर 3 का एक्सटेंशन, फिर 3 का एक्सटेंशन आप लेंगे। H का 8 होता है, 8 + 3 करेंगे 11 आ जाएगा, और 11 के आपके क्या मिलेगा K मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आ गया था अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कुछ प्लास्टिक फल हैं, सभी फल पुस्तकें हैं, कोई पुस्तक पतलून नहीं है। और आगे हमको इसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला आपका कह रहा है कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं। अगर पुस्तक और प्लास्टिक की बात करें तो फल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, चूँकि ये दोनों का व्याप्त पद है। तो सभी प्लास्टिक पुस्तकें हैं, तो कुछ पुस्तकें प्लास्टिक अपने आप हो जाएंगी, पहला सही है। दूसरा, कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है। पतलून और प्लास्टिक के फॉर्म में आपको क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, फल से फल कटा, नो बुक इज़ पतलून हो जाएगा, तो पुस्तक से पुस्तक भी क्या होगा, कट जाएगा। आपका आ गया सभी प्लास्टिक पतलून नहीं है। आप इसको अगर रिवर्स पढ़ेंगे तो नो पतलून इस प्लास्टिक आएगा, तो आपका कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। अगला आता कुछ फल प्लास्टिक हैं। कुछ फल प्लास्टिक हैं, अगर फल हम प्लास्टिक की बात करें, सभी फल प्लास्टिक हैं, अगर इसको हम क्या करेंगे, सभी प्लास्टिक फल हैं, अगर इसको हम रिवर्स रीड करेंगे तो आपका ये भी निकल के आएगा कि कुछ फल क्या हैं, प्लास्टिक हैं। इसको रिवर्स रीड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सभी प्लास्टिक फल हैं तो कुछ फल क्या होंगे, प्लास्टिक भी हो जाएंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रिवर्स रीडिंग का केस है। अगर अगला हम देखें तो आ जाएगा कुछ पतलून फल हैं। अगर हम पतलून और फल की बात करें तो ये यहाँ पे हैं, इन दोनों को कैंसिल करें तो हो तो जाएगा, लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और सारे के सारे हमेशा क्या आ जाएंगे, इससे नेगेटिव रिजल्ट ही आएंगे। तो आपका चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 क्या करते हैं, पालन करते हैं। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर वेट को हम क्या करते हैं, VXDFSU लिखते हैं, तो हम MOHJAC ये किसके लिए लिखा जाएगा, देखिए WVX PQRSTUVWX। अगर हम देखें W क्या आता है, बीच में आता है, और इससे एक पहले एक बाद के वर्ड का क्या किया गया है, इसके कोडिंग के लिए यूज किया गया है। सेम A के लिए D, और F का और T के लिए S और U का यूज किया गया है। तो M और O के बीच में क्या आ जाएगा H, H और J के बीच में क्या आ जाएगा I, A और C के बीच में क्या आ जाएगा B, तो NIBF का क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसे आराम क्या है, नींद से संबंधित है। अगर आप आराम करेंगे तो आपको नींद आएगी, मिनट करेंगे तो समय होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। खुशी भावना कोई ज़रूरी नहीं है। आकाश का रॉकेट कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए अगर आप आराम करेंगे तो आपको नींद आएगी, आप मिनट करेंगे तो समय होगा, मिनट से तो घंटे होने चाहिए थे। लेकिन अगर आप रोग मुक्ति चाहते हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, दवा का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ये कार्य कारण संबंध है कि अगर आपको नींद आएगी तो आप आराम करेंगे, आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आप दवा लेंगे तो आपको क्या होगा, रोग मुक्ति होगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी कथन एवं पूर्वधारणा का है। 2 क्वेश्चन कथन एवं पूर्वधारणा के आपको 100 क्वेश्चन में देखने को मिल गए। सेम पैटर्न RRC ग्रुप डी भी यूज करेगा, या फिर पूर्वधारणा के क्वेश्चन इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। पूर्वधारणा है कि बच्चे अपनी भावनाएं अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों से साझा करते हैं। उसकी पूर्वधारणा है कि बच्चों को लगता है कि दोस्त उनकी भावनाओं को उनके माता पिता से अच्छे से समझते हैं। दूसरा है, बच्चे आजकल अपने माता पिता से मित्रवत या फिर फ्रेंडली नहीं है। ये पहला सीधे सीधे फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर वो उन्हीं एज ग्रुप के होंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगी, और अगर उनको लगता है कि वो उनकी समस्याओं को बेहतर समझते हैं, वो तभी तो कह रहे हैं। दूसरे की हम बात नहीं कर रहे हैं। निगेटिव सेंटेंसेस अक्सर ही क्या होते हैं, धारणाओं में गलत होते हैं, जो निगेटिविटी शो करें। तो आपको पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई निगेटिव चीज़ दी हुई है तो उसके लिए सेंटेंस का निगेटिव होना भी क्या होता है, अक्सर ज़रूरी होता है। तो हमारा केवल धारणा क्या है, एक नहीं था, ये हमारा क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। केवल धारणा एक नहीं था, 4 नंबर का ऑप्शन। आ गया था अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए, मतलब इस सीरीज में ABCDEF, बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए। ठीक है, मिटा देते हैं। जो भी 4 का गुणक आएगा उसको मिटा देंगे। तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं मतलब किधर से, इधर से, यानी जेड की साइड से 5वां अक्षर कौन होगा। तो आप लिख लीजिए, 20 से हम लिख लेते हैं PQRSTUVWXY और Z। 26, 25, 24,
24 को आप क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, क्योंकि 4 का क्या है, मल्टीपल है। अब आपका क्या आ गया, 20 भी आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा। पाँचवा हमको देखना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यू पे ही आके क्या हो गया, हमको पाँचवा मिल गया। आगे आते अपने अगले क्वेश्चन पे। कहा है कि आपको प्रश्न सीरीज के स्थान पे क्या करनी है, संख्या का पता करना है। तो अगर आप देखिए इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, तो आप देखेंगे कि देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना। 5 ऐड करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 to 7, और 20 और ऐड करना पड़ेगा, 25 आ गया। अगले में ऐड करते हैं कितना, मुझे लगता है 35 ऐड करेंगे। अगले में ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे आप, इसको आप ऐड करेंगे, यहाँ पे 25 था, नेक्स्ट ऐड करेंगे तो फिर 5 ऐड करेंगे, तो ये ठीक है 35 ऐड हो गया। अगले में ऐड करेंगे तो हम कितना ऐड करेंगे, 5 इसमें ऐड किया, माफ़ करिएगा मुझसे आज गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 ऐड होने वाला है। तो पहली संख्या मैंने 25 लिखी थी, वो 25 ना ऐड होकर क्या होगा, 35 ऐड होगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पता नहीं क्यों आज मुझसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, 35 ऐड हो जाएगा। अगर आप 112 से 147 पे जाएंगे तो 35, नेक्स्ट में भी 35, नेक्स्ट में भी 35, 138 में आप क्या करेंगे 35 ऐड करेंगे तो ये 7 आ गया, 1 और यहाँ पे 2, 217, 217 में भी 35 ऐड करेंगे तो 217 में 30 ऐड करेंगे, 247, 5 कितना, 252 आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 ऐड करते हैं इसमें तो 117, 117 में 30 ऐड करेंगे तो कितना, 147 आता। थोड़ी इंग्लिश हिंदी की भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, तो कभी कभी हल्की सी दिक्कत हो जाती है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कुछ कंबल स्कार्फ हैं और सभी कमरे कंबल हैं, दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा, कमरे और स्कार्फ के बीच में। कुछ स्कार्फ कंबल हैं, कुछ स्कार्फ कंबल हैं, इसकी अगर हम बात करें तो अगर आप रिवर्स रीडिंग करेंगे तो कुछ स्कार्फ क्या हो जाएंगे, कंबल भी हो जाएंगे। आपका पहला सही है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कंबल और स्कार्फ के बीच में, कमरे और स्कार्फ के बीच में क्या होगा, कोई भी संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी पद में ऐसा व्याप्त नहीं है जो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आपका निष्कर्ष केवल क्या करता है, एक पालन करता है, आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 चचेरे भाई हैं ABCDEF, एक बाइक चलाकर लद्दाख जा रहे हैं। उनमें से प्रत्येक एक अलग बाइक क्या कर रहा है, चला रहा है। EF से धीमी बाइक चला रहा है, E जो है वो F से धीमी बाइक चला रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, AC से तेज, A जो है वो आपका C से तेज चला रहा है किंतु D से धीमी बाइक चला रहा है। D B से धीमी किंतु F से तेज बाइक चला रहा है। D जो है वो B से धीमी, यानी B क्या है उसके कहीं ऊपर है, किंतु F से तेज चला रहा है, तो मतलब F कहीं क्या होगा, नीचे आएगा। D के कहाँ आएगा हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि तुरंत नीचे आएगा, A के नीचे आएगा, कहाँ नीचे आएगा। और E जो है वो क्या होगा, वो तो F के भी नीचे आएगा, तो सबसे नीचे आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बंदे क्या हो गए, पूरे हो गए हैं। तो पूछ रहा था इन 6 में से सबसे तेज बाइक कौन चला रहा है, तो आप देख सकते हैं B सबसे ऊपर प्लेस्ड है, तो सबसे तेज बाइक कौन चला रहा है, B चला रहा है। आगे आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। AB वेन डायग्राम के क्वेश्चन है। लंदन, पेरिस, फ्रांस देखेंगे तो फ्रांस के अंदर आपका क्या आता है, पेरिस आता है। लंदन यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। आपका क्या आ जाएगा, 3rd नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ग्रह, पृथ्वी, पृथ्वीवासी, ग्रह के अंदर में कौन आ जाएगा, पृथ्वी, पृथ्वीवासी अलग हो जाएंगे। आप ये दिमाग मत लगाने लगिएगा कि आप पृथ्वीवासी को पृथ्वी के अंदर रखेंगे, भैया पहले ग्रह का आपने पहले से वेन बना रखा है, आप ग्रह के अंदर पृथ्वीवासी को कैसे रख सकते हैं। या फिर अगर आप पृथ्वी के अंदर पृथ्वीवासियों को रख सकते हैं, रख देंगे, तो अब ग्रह को उनके बीच में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो एक ग्रह है। तो या तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ग्रह अलग है, वैसे ग्रह अलग नहीं है, ग्रह के अंदर क्या आ जाएगा, पृथ्वी, पृथ्वीवासी हो जाएंगे अलग। आपका क्या आ जाएगा, 4th नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैंने सारे के सारे आपको क्वेश्चन करा दिया है। इस पेपर सेट में ये क्वेश्चन फुल मार्किंग भी हुई थी, मैंने उसको नहीं रखा है आपके लिए, क्योंकि उसको दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसके कोई भी ऑप्शन क्या थे, सही नहीं थे। तो आपका NTPC का क्या था, एक सेट था। आप इसमें देख चुके हैं कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आए हैं। पूर्वधारणा के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूर्वधारणा के 2 क्वेश्चन, सिलोजिस्ट में क्या आपके 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम का 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन टॉपिक्स पे और पहेली का 1 क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1+1 2 क्वेश्चन, या फिर आप 3 ही कह सकते हैं, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन था। इन तीनों को मिला लीजिए तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। 26-27 में कुल 7 8 या फिर 10 क्वेश्चन यहीं से आ गए हैं। तो होप करता हूँ आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे पहले से ही साइंस की और करंट की प्रैक्टिस सेट्स और सीरीज़ आ रही है,
तो आप उसको अपने लेखपाल के एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। केवल उन बच्चे तक सब्सक्राइब करें जो पढ़ना चाहते हैं और किसी समस्यावश नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम खुद सिलेक्टेड हैं तो हम अपना ज्ञान दूसरों तक बांटने की हर एक संभव कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आप तब तक के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। ऑल ऑफ द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।